कोई किसी की आँख का तारा, जीवन साथी हैरा। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, 2014 में जब मोदी जी आए थे तब अच्छे दिन आने वाले थे, और अब जो 2026 है मोदी जी खुद कह रहे हैं कि बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन इतने बुरे दिनों की आहट के बावजूद वो स्वीडन में अपनी आरती उतरवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, और कई बार हमें भी ये आभास हो जाता है कि कहीं हम दो ना समझी उनको समझने की भूल तो नहीं कर रहे हैं। उनको वो अवतार हैं और हो सकता है हमें समझना आ रहा हो। लेकिन इस पूरी कवायद में जब पेट्रोल पे सब्सिडी और पेट्रोल पे राशनिंग शुरू हो गई है, चंडीगढ़ में आप 500 और 1500, कार के लिए 1500 और बाइक के लिए 500 का राशनिंग शुरू हो गई है, और कह रहे हैं कि नौकरियां जाएंगी। एक इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 150 रुपये डॉलर के मुकाबले 150 रुपये करेंसी हमारी होएगी। और इस बीच में एक नाम मैं ढूंढ रहा हूँ कि जब अच्छे दिन आने वाले थे तब भी मोदी जी थे ये कहने वाले, और अब बुरे दिन आने वाले हैं ये भी मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें एक वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसका काम देश की आर्थिक सेहत पर ध्यान रखना होता है। उसको भत्ते और ये सारी सुविधाएं देश इसलिए देता है कि वो देश को आर्थिक रूप से उन्नत बनाए। और आज के दिन निर्मला सीतारमण कहाँ पे है ये देश जानना चाह रहा है। आपने अगर कहीं हाल फिलहाल में उनकी कोई बयान, उनकी बातें सुनी हो तो आप बताना। और एक बार उन्होंने कहा था कि डॉलर मजबूत, रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो अलग तरह की वो अर्थशास्त्री हैं, लेकिन कहाँ लापता हैं। बुरे दिनों में भी मोदी जी, अच्छे दिनों में भी मोदी जी, तो वित्त मंत्री कहाँ पे है ये देश जानना चाहता है। त्यागी जी, कहाँ है फाइनेंस मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर यहीं है, दिल्ली में है, और उनके वो जिस घर में रहती हैं वहाँ उनके पति भी रहते हैं। वामपंथी विचारधारा के अर्थशास्त्री हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। और वो जो मोदी जी ने अब भाषा बोली है या भयभीत किया इस देश को, डराया है, वो परकला जो उनके पति हैं वो 2-2.5-3 साल से बोल रहे हैं, और संभवतः उससे पहले से बोल रहे हैं, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। और जब बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री कम से कम अपने पति परमेश्वर की बात तो ध्यान से सुनती होंगी। क्या उनको तो बताया ना हो, क्या पता नहीं, वो इतने बड़े प्रकांड पंडित है, इकोनॉमिस्ट हैं कि देश में उनका एक रुतबा है। और कोई भी वित्त मंत्री, चलो अगर पति के रूप में भी उनको नहीं देख रही, मतलब स्वीकार नहीं कर रही उस अर्थ में, तो जो उनका ज्ञान है, जो नॉलेज है, धुर विरोधी हैं जी वो, उन्हें डाउट नहीं होना चाहिए ना। देखिए, लोकतंत्र में धुर विरोधी होना ही तो अच्छी बात है। लेकिन जिन बातों के बारे में मोदी जी अब कह रहे हैं, ये वो बातें 3-4 साल से कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अकेले नहीं है, उसके अलावा वामपंथी विचारधारा से जुड़े जितने भी अर्थशास्त्री हैं। वामपंथी विचारधारा शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए कहा कि ये जो दक्षिणपंथी हैं, भाजपाई हैं, वो यही कहते हैं, और उन लोगों को बड़ी ये निम्न दृष्टि से देखते हैं, हिकारत से देखते हैं कि कोई भी अगर उनको लगता है कि ये वामपंथी विचारधारा, मतलब लगता है कि जो इनके विपरीत बात करता है वो वामपंथी विचारधारा का आर्थिक चिंतक है। तो ये जो मोदी जी ने कहा है, ये तो ये देश में पहले से ही शुरू हो गया था कहना, और लगातार अब तो पूरा जोर दे के लोग ये कह रहे थे कि भाई आर्थिक रूप से हम दिवालिया होने जा रहे हैं, हमारा सत्यानाश तय है। और बार बार जिसका हमने जिक्र किया, पूरा देश जानता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो शुरू में ही कह दिया था कि सुब्रमण्यम स्वामी जो इनके पार्टी के हैं वो लगातार कहते चले आ रहे हैं कि ये है। तो सारा देश चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता आज तक उन्होंने जिस मुद्दे पे जो बात कही वो बिल्कुल सही खरी उतरी। तो ये ना तो विपक्ष के नेता की सुनते हैं,
और ना ही जो इनकी विपरीत विचारधारा के जो आर्थिक चिंतक हैं उनकी सुनते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि पूरे दक्षिण पंथ में आपको आर्थिक चिंतन करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लोग नहीं, वो पढ़ाई उनके लिखाई नहीं आर्थिक करते ना। चिंतन का जो स्तर है सोचने का, वो एक पन्ना प्रमुख जैसा ही है। चूंकि वहां से ये मैटर ऊपर नेताओं में जाता, नेताओं से वहां से आता, तो वो त्रिकोण बना रहता, तो उसमें कोई नई समझ है नहीं। लेकिन सबसे और भी दुर्भाग्यपूर्ण एक बात है कि आप देखेंगे वीडियोस पड़े हैं मोदी जी के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं समय को पहले से भांप लेता हूँ। हाँ, समय को ये बयान आपको मिलेगा वहाँ। तो मतलब उन्होंने खूब इस समय को पहले से भांप लेने का मतलब यह है कि आप या तो त्रिकालदर्शी हैं, या आपकी मुद्दों से जुड़ी इतनी गहरी समझ है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। तो किस आधार पर उन्होंने कहा कि मैं समय को भांप लेता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर उन्होंने भांप लिया होता तो वो धीरे धीरे ही बताते, लेकिन देश को बताने लगते कि हालात ख़राब हैं। उन्होंने अचानक ये विस्फोट किया कि गरीबी बढ़ने जा रही है, और ये जाके विदेश में उन्होंने कहा, नीदरलैंड में कहा। आप धर्मेंद्र जी पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों की बात कर लीजिए, किसी ने भी ये नहीं कहा इस तरह का बयान कि हम विनाश बाहर जाके कहीं का। ये जो कह रहे हैं ना कि ऐसे ये दशक आपदाओं का दशक रहा है और ये जो पिछले सारी हमारी उपलब्धियां उनको धो देगा, मुझे तो कहीं ये लगता है कि इनको ये एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं भागने का, जनता पे डाल देंगे अपने ना, बचाव का। लोगों पे डाल दो। देखिए जो कुछ ये सब मटिया मेट हो गया, सारी उपलब्धियां जो शून्य हो गई हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, ये तो सब वैश्विक कारणों से हुआ है ना। और मैंने तो पहले भी आगाह किया था, और जो मूर्खों की सेना है वो शुरू हो जाएगी कि भी मोदी जी ने तो पहले ही कहा था, ये कहा। लेकिन मूर्खों की सेना तब तक ही इनके साथ है सर, जब तक मुंह में रोटी है। जब वो रोटी पे संकट आएगा तो वो भ्रम भी टूट जाएगा। देखिए उसमें कमी आएगी। जो अब लखनऊ में जब बुलडोजर चले तब वो लखनऊ वाले कहने लग गए हैं, ये जो चीज़ है ना, अब मनुष्य के जीवन को, आज आप जिस शहर में बैठे हैं रोहतक में, वहाँ भी ऑटो वालों ने अपना किराया 5 रुपये बढ़ा दिया जी, है ना। 5 रुपये किराया बढ़ना हो सकता है बहुत लोगों के लिए बहुत आसान बात हो, और चूँकि आम आदमी इससे ट्रैवल कर रहा है शहर में, तो तेल संकट का और जो संकट का इतना भारी असर उस आदमी पर चल रहा है जो तपती हुई गर्मी में ऑटो में बेचारा सीट ले रहा है, और उसको 5 रुपये फालतू देने पड़ रहे हैं। जिसको 5 रुपये बड़े लगते हैं, जिसको 5 रुपये एक बोझ लगता है, आर्थिक बोझ, और उसको लगता है तेरी जेब कट रही है, उससे तो इन लोगों को कोई लेना देना है ही नहीं है। इस मूर्ख सेना में तो वो लोग जो हर निर्णय को सही साबित करते हैं और कहते हैं कि ये तो अभी कम किया। तर्क ये दिए जा रहे हैं कि साहब 2.5-3 महीने पहले ये हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने तो बहुत संभाला। इस चीज़ पे वो कतई जोर नहीं देते कि भाई ये तो चुनावी माहौल था, उस समय आप करते तो आपको राजनीतिक रूप से नुकसान होता। तो मोदी जी, मुझे अब उनके हाव भाव से, उनके जो बयान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कहीं उनको एक अपराध बोध शुरू हो गया कि मेरी जो क्षमता देश को मूर्ख बनाने की थी वो खत्म होती जा रही है, और देश जो है अंदर का सच जानने लगा। और वो जब आम आदमी की चीज बोझ पड़ेगा और उसका जीवन कष्ट में हो जाएगा, तो वो बड़ा उसके लिए दुखदायी होगा। और फिर जब पेट का सवाल सामने होता है तो धर्म, जाति और ये आइडेंटिटी और ये जो आपके आक्रामक हिंदुत्व है, ये सारे मुद्दे रखे के रह जाते हैं। चूँकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक वैचारिक विलासिता है, लग्जरी है, अय्याशी है ये, कि आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहां आपके इर्द गिर्द तमाम लोग भूख से पीड़ित हैं, परेशानियों में हैं, और आप उनका भी मजाक उड़ाते हो। आप जिस तरह की बयानबाजी करते हो कि तो कुछ भी नहीं है और मोदी जी बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, तो ये उस समाज का, उस देश का भी अपमान करते हैं। तो अब मोदी जी हैं भाई, वो कुछ भी कह सकते हैं। अभी आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था किसी RSS से जुड़े व्यक्ति का, उसने कहा कि ये देश जान ही नहीं पा रहा मोदी जी क्या कर रहे हैं। ये 5 दिन की यात्रा 5 देशों की, इसमें मोदी जी ऐसे समझौते करने जा रहे हैं जो देश को इन विपदाओं से, आपदाओं से बचाएंगे। अब सर UAE है, वो जैसे हाथ करके गले मिल रहे थे, उसने 4 बार इससे पहले अलग अलग घोषणाएं कर ली सर। 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा वो धेले का भी जी। यहाँ पे एक बैंक जरूर उन्होंने यहाँ पे खरीदा जो ऑलरेडी रनिंग था, और हम इससे 1 लाख रोजगार पैदा होंगे। तो एक रोजगार भी पैदा नहीं हुआ जी वहाँ से, तो कुछ नहीं हो रहा। और वो दृश्य आपने जो देखा जिसमें हाथ इतनी दूर से वो करते आते हैं, कहते हैं वो एक धुरंधर फिल्म में सीन है सर, ऐसे गले मिलने का, वो कॉपी किया उसने। ओके, तो यहाँ उसके लिए डिप्लोमेसी की जगह हगलोमेसी कोई शब्द शुरू हुआ है। हग मतलब आलिंगनबद्ध होते हैं।
और लेकिन दूसरा वो आदमी कुछ ज़्यादा बेचारा- ही हाथ फैला दिया उन्होंने, इतनी जरूरत थी नहीं, मतलब नॉर्मल भी कर सकते थे। हम भूल गए होंगे कितने फैलाने हैं। तो कई बार प्रशिक्षण कार्यक्रम वैसे तो भाजपा में चलते रहते हैं, लेकिन अब उनको कौन प्रशिक्षित करे। लेकिन सर मैं मतलब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, अगर मान लो मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो मैं बुरे दिन आने की वजह बताता और इन बुरे दिन को कैसे टाला जा रहा है वो वजह बताता, पर फाइनेंस मिनिस्टर की जगह ये खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए जी। देखिए ये भी हो सकता है, वैसे तो ये दूर की कल्पना है कि निर्मला देश जो भी हैं ये वित्त मंत्री, इन्होंने सीतारमन, इन्होंने खुद ही मोदी जी से आग्रह किया हो कि भाई आप ही संभाल रहे हैं ये जब से आए हैं हाँ वित्त व्यवस्था, तो आप ही जवाब दे देना। वैसे तो ये उम्मीद है नहीं इस तरह की ना, मेरी माननी है आपने। हाँ, लेकिन कई बार व्यक्तिगत, अच्छा वो जो है ना वो कोई उनमें वो स्टफ ही नहीं है। आज भी 90 साल की उम्र के करीब पहुंच रहे यशवंत सिन्हा जो है वो चैनल्स पर आते हैं और जिस ढंग से वो वित्तीय स्थिति का और आर्थिक स्थिति का देश की चिंतन मनन करते हैं, बात बताते हैं, बड़ी गजब की होती है। और चिदम्बरम जिनको लगातार गालियां दी जाती हैं वो यहाँ बैठे हैं। लेकिन आप ये देखिए इतने बड़े संकट के समय मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में खुद उपस्थित होकर कोई सर्वदलीय सम्मेलन क्यों नहीं बुलाया, या वो देश के विभिन्न धाराओं से जुड़े हुए इकोनॉमिस्ट की से बातचीत क्यों नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं होगा जी ये संकट आए भाग खड़े हों ये छोड़ के। रघुराम राजन क्या कह के गए थे, एक अर्थशास्त्री नहीं टिका जी इनके यहाँ। हाँ, तो जिन लोगों को ये खुद लाए हैं अर्थ स्थिति संभालने के लिए वही चले गए, वापस चले गए। और वो ठीक है, वो अधिकारियों की इस स्तर पर काम करने वाले लोगों की वो उस तरह राजनीतिक बात नहीं कर सकते, लेकिन उनके मन में एक निराशा रही होगी और उन्हें ये लग रहा होगा कि ये व्यक्ति किसी की सुनता तो है नहीं, पता नहीं कहाँ से प्रेरित इनके सारे के सारे जो विचारधाराएं होती हैं और कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अब जो है, अब चूँकि सारी दुनिया में कोई नेता इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि लोगों के जो देशों के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो ये समझ में आ रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। उनको ये गलतफहमी है कि भारत सच में बहुत बड़ी एक आर्थिक शक्ति है और हो सकता है उसका प्रधानमंत्री बहुत डीप रूटेड नॉलेज रखता हो इकोनॉमिक्स की। तो इन्होंने तो पूरे दुनिया में एक पैनिक फैला दिया ये कह के। अब क्यों डरा रहे हो देश की जनता को? अब धीरे धीरे जो आपने बताना बता देना। 2008 में मंदी आई थी इस देश में, पता चला है किसी को? मनमोहन सिंह के समय में मंदी आके चली गई, हमें बाद में पता चला कि भाई मंदी आई थी। तो मनमोहन सिंह थे सर वो। तो एक प्रधानमंत्री, अच्छे प्रधानमंत्री को तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर। आप ये बताइए 10 साल वो प्रधानमंत्री थे, इस पूरे देश ने उनकी आलोचना जारी रखी। और अब मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो लोग कई बार कहते हैं ना कि पंडित नेहरू ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था शुरू की थी वो बहुत बड़ी गलती थी। एक्चुअल में ये लोग क्या चाहते थे? इन लोगों का मतलब ये भाजपा, आरएसएस, स्वतंत्र पार्टी, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, जो पूरा का पूरा एक गैंग था उस समय का, यही चाहते थे कि आर्थिक संसाधनों पे, देश की संपत्तियों पे हमारा नियंत्रण हो जाए और हम लोगों में वितरण करें उस धन को, पूंजी को। अगर आप सोच के देखिए, डर लगता है कि अगर ऐसा हो चुका होता तो हम इस समय कहीं किसी अफ्रीकन देश जैसी स्थिति हमारी होती, हमारा सत्यानाश हो चुका होता। तो ये तो तब से, जब देश की आज़ाद होने की आहट आई थी, तब से कब्जा करने की नीति पर चल रहे हैं। इनका मौका अब लगा है। इनकी मेन यही है कि भी आर्थिक संरचना सारी हमारे नियंत्रण में हो, है ना? तो यही कैपिटलिज्म है सारा का सारा। और उस समय में उस पंडित नेहरू की सोच क्या थी? देखिए पंडित नेहरू कहाँ से आए थे? पंडित नेहरू के जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, लोग नहीं जानते उन चीज़ों को, ये मानते हैं कि ये पुश्तैनी अमीर है। वो सेल्फ मेड आदमी थे। उनके सामने बेरोजगारी भी थी, रोजी रोटी का सवाल भी था, बड़ी ज्वाइंट फैमिली थी, बड़ी जिम्मेवारियां थी। वो गरीब आदमी संघर्ष करके मोतीलाल नेहरू और एक दौर में देश का सबसे कामयाब वकील बना, सबसे अमीर आदमी बना। सबसे अमीर आदमी का बेटा, उसका सारा चिंतन समाजवाद पे है कि जो गरीब आदमी है देश की आज़ादी के बाद मैं उसको क्या दे दूं। ये सब उसके विरोध में खड़े हुए हैं। सबसे अमीर आदमी का बेटा बता रहा हूं मैं। सही बात। आज के अमीर आदमी की आप सुन लो, इनकी क्या स्थिति है, वो इस चीज़ को नहीं गुजर सकता। और वो इनको जो है गांधीयन समाजवाद इतना अच्छा लगा कि 1980 में जब भाजपा बनी जनता पार्टी से अलग होके, तो उसने विधिवत सम्मेलन करके अपना ये गांधीवादी समाजवाद को अपनाया। उसी दिन भाजपा की जनसंघ की वैचारिक हार हो गई थी जब उन्होंने गांधीवादी समाजवाद को अपनाया, उस समाजवाद को जिसके प्रवर्तक नेहरू थे। तो अब किस मुंह से ये इसकी वो कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं?
और पूरा देश जो है वो अभी तक चला है। और 2014 के बाद जो है ये मैं तो इसको आवारा अर्थशास्त्र बोलता हूँ। ये एक आवारा इकॉनमी है, क्या जिसका जो दिल करे करो। इतनी बुरी स्थिति हमारी हो गई है कि हम पूछ रहे हैं अमेरिका से कि क्या हम रूस से तेल ले लें। मोहलत चाहते हैं, सॉवरेनिटी है किसी देश की, और उन्होंने कह दिया कि नहीं जी अभी नहीं, आपने लेना ही नहीं है, और हम बैठ कर तैयार हो गए। और डॉलर तब, रुपया जब मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले में, जब दूसरे जो देश हैं वो हमारी करेंसी में हमारे साथ व्यापार करेंगे। हमारी करेंसी में कोई व्यापार ही नहीं कर रहा तो हमारा डॉलर के सामने मजबूत कैसे? वो तो भूल जाओ, हम चौथी पे, जो प्रधानमंत्री बताते थे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, अब जो रैंकिंग आई है वो छठे देश पे है, हम 6वें नंबर पे है। और इस सब के बीच जो नाटक जारी है, जो आपने कहा कि विदेशी दौरे पे उनकी आरती उतारी जा रही है और भगवान उनको बताया जा रहा है ना। और एक तो वो महिला शायद चिरपरिचित हर दौरे पे मिलती है, जो कह रही थी कि भगवान आ गए हैं, भगवान मिल गए और हमारा तो जीवन सफल हो गया। पता नहीं चीज़ों में से क्या निकाल के रहेंगे ये। भगवान है। एक वो कथावाचक है प्रदीप कुमार मिश्र, जो हरियाणा में कोई घोटाला करके बताते हैं क्या करते हैं वो ये कह रहा था, उसका वीडियो में देख रहा था कि ये जो अमित शाह हैं ये खुद शंकर हैं, शिव हैं। शिव के अवतार हैं। शिव के अवतार हैं। मृगा अवतार तो अवतार में कुछ कमी आ जाती होगी ताकत में, खुद शिव का ही स्वरूप है। और ये अगर कोई हमारी तरफ देखेगा तो ये सब भस्म कर देंगे। तो धर्मेंद्र जी, जहाँ महामानव, नॉन बायोलॉजिकल, खुद परमात्मा विष्णु हो, जिस सरकार का गृह विभाग भगवान शिव देख रहे हों, है ना, और जिसकी वित्त व्यवस्था जो है लक्ष्मी जी देख रही हों और जिसकी जो आपका जो मानव संसाधन विभाग है जहाँ वो दुष्ट बैठा हुआ है धर्मेंद्र, या क्या नाम है उसका, प्रधान शिक्षा मंत्री, जो 22 लाख लोगों के भविष्य से खेल गया, और वो जो चोरी करने वाली थी, एक पेपर थोड़ी लीक हो रहा है जी लगातार, भी उसके उस मैडम के साथ फोटो आ रहे हैं, फोटो खिंचवाने में तो वो तो माहिर हैं। और ये कह रहे हैं हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग मंत्री है, तो वो सरस्वती पुत्र है। और एलओपी कह रहा है कि भाई इनको तो इस्तीफा तो कम से कम दे दे, तो इस्तीफा देने का वहाँ प्रचलन नहीं है। तो आपको जिस हिसाब से इन्होंने धर्म के नाम पे गंदगी फैलाई है सर, मुझे लगता है आने वाले समय में भारत की एक बड़ी आबादी नास्तिक हो जाएगी। इनको कल पाकिस्तान ने इतना जलील और अपमानित कर दिया है कि सोच नहीं सकते। लाहौर में 12-13 जगहों के नाम पूरे जो हिंदू स्थान थे, हाँ, वो वापिस उनको रख दिए। वहाँ पे जैन मंदिर गली है अब, हाँ। और जो बदले थे पीछे, कृष्णा नगर वहाँ बन गया है ना, ये बदल रहे हैं और वो वापिस रख रहे हैं वहीं पे। उन्होंने जब पाकिस्तान बना था तो उन नामों को हटाया था। उसके बाद में फिर से वो सारी चीजें आ गई। तो अब दोनों देशों की तुलना कीजिए। आज पाकिस्तान ये कहने की स्थिति में, भैया तुमसे बढ़िया सोच हमारी है, और आप कहोगे कि पाकिस्तान से संबंध सामान्य करो, या कोई कहेगा तो आपकी जान ले लेंगे। और वही आरएसएस का प्रमुख होश बोले जो है वो नंबर 2 वाला ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन भी ट्रंप की है कि तुम दोनों संबंध सुधारो भाई। जैसे उसने कहा युद्ध बंद कराया था ना, कि कोई नहीं बोलेगा, हाँ सुधारो, और इसके पास विकल्प क्या है? हाँ, चूंकि दुनिया अब जो है, कहीं मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका और चाइना में बट चुकी है, जिसे खुद ट्रंप ने कहा G2, 2 ग्रेट कंट्रीज, यानी तीसरे को तो वो मानता ही नहीं। ये जबरदस्ती चिपके रहे हैं तो अलग बात है। और वहाँ एक समझौता है, लिखित समझौता हो गया चीन से, ये कहा कि जो जो तुझे चाहिए तू ले ले, ठीक है। वो अब कह रहा है कि मैं वो कौन सा देश है उसकी मदद नहीं करूंगा सैन्य हथियारों की, ताइवान की नहीं करेगा, मना कर गया, ये मान गया। और उसने तर्क बड़ा अजीब दिया कि वो 59 मील दूर है चाइना से, मैं बैठा हूँ 10,000 किलोमीटर दूर, तो हम कैसे कर सकते हैं? अब तर्क देखिए, तूने सारी दुनिया में अड्डे बना रखे हैं, कहीं भी तू कुछ भी कर सकता। अमेरिका के लिए नहीं। आप ये देखिए, चाइना ने उसकी आंख में आंख मिला के अमेरिका को चाइना के अंदर खड़े होकर कहा है कि तुम अब वो ऐसे देश नहीं हो जैसा समझते हो। वो बिल्कुल उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग ये हो गई है कि भाई इस दुनिया पे के 2 ही राजा हैं, ट्रंप और शी जिनपिंग, और हम जो है सारी दुनिया तो हम डूबते हुए जहाज के साथ क्यों लगे हुए हैं सर? हम उभरते हुए उसके साथ क्यों? हमें तो कोई साथ ही नहीं रख रहा, हम तो चाइना के पीछे लगे। हमारा पड़ोसी भी है कम से कम। दरअसल उन्होंने, उनकी समझ में भी विदेशियों की आ गया है कि भारत के जिस प्रधानमंत्री को हम मनुष्य समझ रहे हो, मनुष्य नहीं है, और नॉन बायोलॉजिकल। उनको ये पता चला कि यार हम तो बहुत बड़ी हिमाकत कर रहे हैं, इतनी धृष्टता कर रहे हैं, हम क्यों सोच रहे हैं ये तो मनुष्य है ही नहीं, ये तो कुछ और चीज़ है।
आप ही देखिए, जो भगवान श्री राम की उंगली पकड़ के राम मंदिर में बिठाया है, वो दृश्य देखा है ना सबने। इतने सारे भगवान हैं हमारे यहाँ, इतने सारे धार्मिक संस्थान हैं, इतने हमारे यहाँ कथावाचक हैं, इतने हमारे यहाँ, और ये मिलके देश की आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार पा रहे। ये फ्रॉड है। मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा था मुझे, जब आप बीप बीप करते। ये तो कतई फ्रॉड है, कतई गिरे हुए लोग हैं, इनका कोई जमीर नहीं है। ये इनको मनुष्य कहना भी इनकी तौहीन है। इन्हें आप नॉन बायोलॉजिकली कहते तो ज़्यादा अच्छा है। ये कभी कभी क्या होता है धर्मेंद्र जी, कि ये काम वो छिपाएंगे जी। अब मतलब ये जब देश, ये मोदी जी जैसा कह रहे हैं, कभी क्या है कि व्यक्तिगत आदमी की किस्मत खराब नहीं थी, कभी कभी राष्ट्रों के भी बुरे दिन आ जाते हैं, उनका ही प्रारब्ध खराब हो जाता है। तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है। और अब ये देखना कि धीरे धीरे ये खुद ही बता देंगे कि भाई अब दुनिया में, अब सारी दुनिया मर रही है। ये हाथ खड़े करते हो, मुझे लगता है देर नहीं लगाएंगे। भाई मेरा बस की बात नहीं है, तुम संभाल लो इसको। अब फिर याद करो आप वही शब्द, अरे अपना क्या है, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। ये आ गया टाइम। ये क्या है, ये क्या था? ये इससे बड़ा पलायन कोई होगा? आ लिया जो देश के किसी प्रधानमंत्री ने भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। वो छोटा सा 4.5 फुट का आदमी, और वो पाकिस्तान से टकरा गया, देश को जीत दिलाई लाल बहादुर शास्त्री ने। एक बार भी नहीं कहा कि मैं भाग जाऊंगा। देश की भुजाओं पे भरोसा था जी उनको। तो बस इनको तो यही चाहिए कि सुबह से शाम तक अपने 5-7 जोड़ी बढ़िया कपड़े पहने, डिजाइनिंग वाले, और आरती हो रही हैं, उत्सव हो रहे हैं, भगवान कहा जा रहा है, इसी में इनको आनंद आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये आनंद जीवी है। और इनके नीचे जो उन सबको भी पता है कि कुछ नहीं होना, और वो ये भी जानते हैं कि ऊपर बैठा हुआ हमारा आदमी बहुत अच्छा नाटक करता है, वो भी बच रहे हैं साड़ में। बुरा हाल है सर। लेकिन एक मुकम्मल एक कोई रोड मैप नहीं दे पाई जी ये देश को अभी तक। पता नहीं ना, रोड मैप का पता ही नहीं है। ये वो एक डायलॉग नहीं चला चुनाव में, कच्चे बदल के दस्त को रोकना चाहते हैं। हाँ हाँ, देखिए मनुष्य की पहचान उसके जिस कंपनी में वो बैठता है और जो उसके करीबी मित्र होते हैं उनसे होती है। नेहरू के मित्र आइंस्टीन थे। नेहरू के मित्र बहुत विद्वान लोग थे। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। दुनिया के बड़े बड़े 30 मार्क का एकेडमिशियन ने उन पर हजारों किताबें लिखी हैं। उनकी खुद की किताबें पढ़ लो, भगत शर्मा आ जाएंगे जी। और एक भारत की खोज ही पढ़ लो बस। इन्हें सिर्फ गाली देने से कोई मतलब ही नहीं है उस आदमी को कोसने के। तो गाली देने वाला कभी बड़ा नहीं होता। बड़ा वही होता है जिसको गाली दी पूरे जाती है। मेरे ख्याल से 50 साल से नेहरू को अपमानित करने का अभियान चलाए हुए हैं जी ये। इनके और तो मकसद ही नहीं है जिंदगी का। निरंतर उसी के आड़ में छुप जाते हैं, जबकि ना इनको नेहरू की समझ है, ना इनको तो अपने लोगों की भी समझ नहीं है। पता नहीं सर, ये अब लोगों के पहले क्या था, लोग है ना तर्क कुतर्क करने लग जाते थे। अब दिक्कत ये है सर, अब लोग मुंह छिपाने लग गए हैं। हाँ, जो इनके बहुत परम भक्त हैं, बहुत सारे लोग मुंह छिपा रहे हैं सर अपना। हाँ, तो वही तो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, जो शिखर पे बैठे मनुष्य आदमी की मानसिकता वही सब जगह बाहर चला गया सर, अच्छे देश में गया है, और वो उसने आके अब अपने बाप को बताया कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम कहीं नहीं ठहरते वहाँ अच्छे दुनिया के सामने। तो उस बाप के भी सुर बदल गए सर। हमें तो वो निकाल रहे हैं पश्चिमी देशों में, और इवन जापान तक में हम लोग उसका जा रहा है कि जाओ। अभी यूके में जो सबसे बड़ा जो एजेंडा है सर, वो इमिग्रेशन का ही है। जो लेबर पार्टी है कीम स्टार, उसके खिलाफ बहुत रोष है लोगों में वहाँ के। और अब जो दूसरी पार्टी सत्ता में आने चाह रही है, उसका सबसे बड़ा दाव यही है कि हम सत्ता में आते ही इनको बाहर निकालेंगे सबको, और सबसे ज़्यादा प्रभावित हम होने वाले हैं जी उससे। मतलब बड़ी मुश्किल से तो हम बाहर जाके सेटल हुए, और वहाँ से वापसी होने वाली है हमारी। यहाँ क्या करेंगे हम वो लोग यहाँ आके जी? नहीं, वहाँ केवल वही रहेंगे कि जब ये जाएंगे वहाँ, या इन जैसे बाद में जाएंगे और इनकी आरती उतारेंगे और इनको भगवान कह के महिमा हमारी जिंदगी सफल होगी मोदी तो कुछ तो वहाँ रखने ही पड़ेंगे ना। क्या जीवन सफल हो गया भाई? पता नहीं कैसे हो जाता है जीवन सफल है। तो हालात तो बहुत खराब हैं। और अब तो प्रधानमंत्री ने खुद ही कह दिया कि और खराब होने हैं अभी, तो आप इंतजार कीजिए। उन्होंने तो कहा ना, जो शब्द कहा कि मैसिव पॉवर्टी के जाल में फंस जाएगी। एक्चुअली सर, अब जैसे इन्होंने कहा कि सोना कम खरीदो, भाई सोना कम खरीदना समाधान नहीं है। हम केवल 1% सोना प्रोड्यूस करते हैं जी, जो टोटल आयात।
हमें सोना खोजना होगा सर अपने देश में, उसकी तरफ तो ये कोई कदम उठाते ही नहीं है सर। अब मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर हम मतलब ग्रो कैसे करेंगे सर? सिंपल सी बात। नीदरलैंड में जो भारतीय मूल के लोग वहाँ लाए जाते हैं, उनको ये कह रहे थे कि पिछले वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है, अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जो पूर्व में कभी हुई नहीं। पूर्व में कैसे हो जाती? 60, 70, 80 के दशक में जो आप कहते हो 500 स्टार्टअप से हम 2 लाख तक पहुंच गए, या डिजिटल क्रांति, क्या ये संभव थी? लेकिन इन शब्दों का प्रयोग कर करके ना उनको पता, और ये अपना करते हैं लीला। अभूतपूर्व प्रगति हुई है। क्या प्रगति हुई भाई? सारा देश त्राहिमाम की स्थिति में आ चुका है। लेकिन सर ऐसे दौर में वित्त मंत्री का गायब होना सच में ही चिंता की बात है। मतलब या तो उस लेडी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि आपने 10 साल देखा, आप ही भुगतो इसको। अब उस महिला का दर्द कोई नहीं जानता सिवाय धीरेन्द्र शास्त्री के, या तो वो बता सकता है किस पे क्या गुजर रही है। लेकिन आम तौर पे आम जीवन में यह है कि जिसको आपने एक जिम्मेवारी दी है, उससे आप कोई काम नहीं लेते, उसके हाथ पांव बांध कर रख देते हैं, तो उसकी व्यथा और उसकी पीड़ा वो ही जान सकता है। लेकिन वो मैडम नहीं बोलेंगी। वित्त मंत्री छोड़िए, आप किसी भी मंत्री की बात कर लीजिए, आप सब गायब है जी। सब। और अभी संकट की आहट है जी। संकट आया नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री का पूरा सेंटेंस पढ़िए ना कि अगर चीजें बहुत जल्दी नहीं संभाली गई तो कौन संभालेगा? कोई और संभालेगा, कोई और ही आएगा। संभालेगा कौन आके? है कोई और आ जाएगा कहीं से। हाँ, वो संभाल। और ये ज्ञान अमेरिका संभाल, ये ज्ञान तो आपको हुआ है। आप छोड़ो विदेश यात्राएं, आ जाओ, संभाल लो इसको करो। लेकिन नहीं, आनंद जीवी है। ये साइकिलों पे चल रहे हैं, अपना ड्रामेबाजी तो आप नाटकबाजी है, पीछे 6 कारें चल रही, आगे मंत्री जी चल रहे। पॉडकास्ट में सुन रहा था कि इकोनॉमिस्ट का, वो बोला सर कि अब जनता सवाल कर रही है, अब वो टाइम चले गए थाली बजाओ, अब जनता पूछेगी इनसे, अब इनका जवाब देना इनको मुश्किल हो जाएगा। रेखा शर्मा ने नौजवानों से बातचीत करते हुए पूछा, जो उनका अंदाज होता है, क्या ये गलत निर्णय है? क्या ये ज़्यादा कठोर निर्णय है सोना ना खरीदने का, विदेश ना जाने का? लोगों ने कहा कि हाँ है, और उनका चेहरा देखने लायक था। तो ये मदारी हैं, ये भाग भी जाएंगे जी, लेकिन पिस तो देश गया ना इसमें। देश तो पिसी रहा, इनको पता है देश के पास बहुत कुछ है, अपना बर्बाद तो होता नहीं भारत। सब मिटे, भारत तो मिटेगा नहीं, ये तो खासियत है उसकी। भविष्य गुरु बना ही दिया इन्होंने। हाँ, है ना? क्योंकि जिस देश की 80% जनता के पास सपने ही ना हो, कुछ कर गुजरने की हिम्मत ही ना हो, और कोई उनमें इंस्पिरेशन ही ना दे पा रहा हो, तो उनका क्या जीना और क्या मरना? ये जीवन पे कोई जीवन है लल्लू, ये गाना था एक। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता सर। जैसे मैं कल जा रहा था, वो करीबन 11-12 बजे का टाइम होगा, तो ये अपना जो चौधरी छोटूराम चौक है ना, यहाँ पे किसी ने भंडारा लगा रखा। बड़े बड़े मतलब ठीक ठाक से दिखने वाले लोग उतर रहे, पूरी ले रहे, छोले ले रहे, और साइड में ले जाके खा के वहीं प्लेट फेंक के जा रहे। तो 11-12 बजे आमतौर पे जब हम घर से निकलते खा पी के निकलते हैं, और फिर हम ये भंडारे की पूड़ी और सब्जी मतलब किस खुशी में खा रहे हैं? और अगर हम अपना खाना घर जाके खा लेंगे तो क्या? भंडारा तो केवल जरूरतमंद लोगों के लिए होता है ना। ये कैसी अभी रास्ते में आते टाइम वहीं पे छबील लगी हुई है, और लोग पानी पी रहे हैं और ऐसे फेंक रहे हैं। हिंदुस्तान के भंडारों का आपने तो उस समय का हिस्सा देखा ना, शुरू का नहीं देखा कि जब भंडारा लगता है, मैं सभी को नहीं कह रहा, आमतौर पे तो अच्छे होते होंगे, मैंने वो स्थिति देखी कि जो सामान बना है सबसे पहले वो टिफिन में भर भर के अपने घर भेज दिया जाता है, या अपने जानकार लोगों को, या उन लोगों को जिन्होंने उसमें ज़्यादा आर्थिक अंशदान किया है। अगर किसी ने 5100 रुपए दिए हैं तो उसका साइज जो है प्रसाद का वो अलग है। प्रसाद का महात्म्य हमारे जीवन में इतना है कि प्रसाद को आपको स्वीकार करना, और कितनी श्रद्धा के साथ करते हैं आपको पता ही है क्या है। दरअसल धर्मेंद्र जी, हम कैसे देश में जी रहे हैं, आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। कोई आदमी कहे कि मैं कनॉट प्लेस में गया, मैंने घोड़ा उड़ता हुआ देखा, और वो बताए कि मैंने घोड़ा उड़ता हुआ देखा, उसमें सब लोग इसलिए उस चीज को मान लेंगे, संदिग्ध होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा है अपनी माइथोलॉजी में कि घोड़े उड़ते थे तो मान लेंगे। तो वो कहेंगे उस जमाने में उड़ते थे तो अब भी उड़ सकते हैं। तो घोड़ा उड़ रहा है।
और उत्सव धर्मिता देखिए सर, कुछ नहीं है आदमी के पास, उत्सव मना रहा है, बेकार में मतलब पैसा खर्च कर रहा है। अब कई फेस्टिवल तो ऐसे 2-2 3 दिन की मजदूर छुट्टी करते हैं जीवन में। मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब बहुत बड़े लोग हैं, इसी यहाँ एक भगवान नहीं है, सारे ही भगवान इस सृष्टि पे, इस भारत भूमि पे जिसने भी जन्म लिया हमारे है मन में ये सवाल ही वो क्यों प्रभु नहीं ही उठता है। कि ये जो भगवान है ये हमें दरिद्रता में, हमें गरीबी में क्यों रखना चाहता है? जिन लोगों ने, जिन महान पुरुषों ने ये सवाल उठाए थे, उनको इस देश की सीमाओं से बाहर किया है लोगों ने उठा उठा के। आप ये देखो, हिंदू समाज जितने रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं, सुधारवादी आंदोलन हुए हैं, सब हिंदू समाज में हुए हैं। सुधरा नहीं सुधरा जी। कभी 2% सफलता, आर्य किसी को समाज की 3%। स्थापना केवल इसलिए हुई थी सर, हिंदू धर्म के पाखंडवाद को दूर करने तो के ये लिए। जो बचा हुआ और हिस्सा सबसे है ज्यादा ना, पाखंडी ये जो यहाँ पे बचा आ हुआ गए। हिस्सा है, ये कृत संकल्प है कि हम तो सुधरेंगे नहीं और अब कोई सुधारवादी आंदोलन होना भी नहीं है। इन्होंने इसी मानसिकता, इसी ज्ञान संपदा के साथ जीना है, समझे। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी का भविष्य बहुत पहले हो चुका था जब गणेश जी ने की थी, और गणेश जी दूध पी जाते हैं और पता नहीं क्या क्या होते हैं यहाँ, है ना। और ये हमारा नेतृत्व। और एक चीज और भी देखिए सर, भारत में जन्म लेके ना, चाहे वो किसी धर्म का आदमी हो, वो है एक जैसे ही सर। हाँ, तो वो एक, उनमें कोई फर्क नहीं है, वो सब पाखंड में विश्वास रखते हैं, सारे के सारे पाखंड। मिट्टी, देश की धरती मिट्टी। खैर ज़्यादा आप बात ना करो, लेकिन वो जो लोग ठीक हुए हैं कभी वो भी बिगड़ जाएं दोबारा से। तो मूर्ख सेना में है, मतलब और कई सेना में तो भर्ती होती नहीं है, कहीं नौकरी में हो रही, तो मूर्ख सेना में तो चलती रहनी चाहिए ना। लेकिन सर मुझे अब जो लगता है कि जितना इन्होंने धर्म के नाम पे ये रायता बिखरा रखा है इस देश में, आने वाली जो पीढ़ी है वो बहुत बड़ी आबादी उसकी नास्तिक होने जा रही है। नास्तिक हो जाएंगे धीरे धीरे। करीब 150 करोड़ तो है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में, 150 पौने 200 करोड़ हो चुके हैं नास्तिक। वो नॉन बिलीवर है, वो ऐसे, वो किसी चीज में बिलीव नहीं करते। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ 150 करोड़ ऐसे ही हैं जो बिलीवर है, नहीं आदमी में बिलीवर है, उस मनुष्य को भगवान मानते हैं। वो ये नहीं देखते भगवान जिसकी मानेंगे कथा तो समझ सुनने में के आती लिए है। तुम जा रहे हो, वो 5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आ रहा है, मूर्खो तुम अपना टाइम खराब हाँ, कर तो रहे हो। उसको बताया गया ना कि ये आपका प्रारब्ध है भाई। यहाँ हमारा मंत्र क्या है कि आप इसलिए गरीब हो कि भगवान चाहते हैं कि आप गरीब रहो। और आपको एक सम्मानित शब्द दे दिया, दरिद्र नारायण। ईश्वर जो है वो दरिद्रों में निवास करता है, पता नहीं कैसा ईश्वर है। तो अब जब उनको महिमा मंडित करना सिखा दिया, और अगर मान लिया कोई प्रयास करके मेहनत करके धन कमाना चाह रहा और नहीं कमा पा रहा, तो उसको ये कहा जाता है कि ये पूर्व जन्मों का कर्म है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि यहीं तेरे इर्द गिर्द में ऐसे हरामखोर बैठे हैं जो जम के पैसा ले रहे हैं, लेकिन भगवान लूट रहे हैं देश को। सर भगवान में आस्था रखना एक अलग विषय है, मतलब रख रहे हैं, ये मेरे और भगवान का संबंध है ना जी, इसमें ये बिचौलिए कहाँ से आ गए? हाँ, तो इसीलिए तो गुरुकुल और पॉलिटिक्स चैनल बना कि हम इस माध्यम से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो कम से कम भाई मैं समझाते भगवान को रहें। मानता हूँ, तो मेरा और भगवान का सीधा संबंध है जी, उसमें ये बीच में मार्केटिंग एजेंट कहाँ से हैं ये? विश्वास तो हम भी करते हैं, लेकिन इतना ही है कि उससे बात हमारी निजी है। अब आपने मार्केटिंग एजेंट कह दिया ना, जब मार्केट आ गया तो फिर दलाल तो चाहिए ही चाहिए, बिचौलिए बिना उनके तो काम नहीं चलेगा। है? तीसरे आदमी की उपस्थिति का मतलब ये दलाली है। दलाली है, ठीक बात है सर। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री विदेशों में अपनी आरती उतरवा रहे हैं। 2014 से अच्छे दिनों से 2026 में हम बुरे दिनों तक तो आ गए हैं। देश की वित्त मंत्री कहाँ है किसी को पता नहीं है। बुरे दिन क्यों आए और अच्छे दिन कैसे आएंगे, इस पे बात रखने का नैतिक दायित्व आज के दिन निर्मला सीतारमण जी का बनता है। लेकिन देश में केवल 2 ही मंत्री आपको नजर आएंगे, या तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। इसके अलावा देश में मंत्रियों का जैसे अकाल है, इनविजिबल मंत्री इस देश में हैं। मेरे प्यारे भक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक दिन सबसे ज़्यादा समझ में उनके ही ये बात आएगी। और जब सबर का बांध टूटेगा तब क्या होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। अगर देश नहीं संभला तो इनसे तो कम से कम नहीं संभलेगा, फिर कोई और ही संभालेगा, और मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में है नहीं। आने वाला समय बहुत नाजुक है। एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करिए, नफरत करना बंद कर दीजिए।
अगर बुरा समय आएगा तो उसमें भारतीय जो संस्कृति है कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों में मदद करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वही हमें इन चीज़ों से निकाल सकती है। तो ये नफ़रत का कारोबार करने वाले लोगों से सावधान रहिए। बीजेपी जितने चुनाव जीतने थे बीजेपी जीत चुकी है, अब उसके पास जीतने के लिए ना दिल हैं और ना चुनाव हैं। अच्छा होता है इलेक्शन मैनेजमेंट से ज़्यादा वो देश के मैनेजमेंट पे ध्यान देते, तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन वो जिम्मेदारी डालेंगे आप लोगों पे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, और अब बताना उनको ये पड़ेगा कि हमारी नहीं, ये आपकी गलती की वजह से हुआ है। देखते रहिए, बातें करिए, जुड़े रहिए और एक दूसरे की मदद करिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।